नमस्कार। आपकी और मेरी घड़ी में रात के 9 बज गए। मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आज आपको बताना चाहता हूं कि 5 राज्यों में चुनावी विषाद बिछने लगी है। सियासी पार्टियों में शय और मात का खेल शुरू हो गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें बेहद अहम हैं। आज 5 राज्यों के चुनाव से जुड़ी 5 बड़ी खबरें वास्ता रखती हैं। उत्तर प्रदेश में आयाराम गयाराम का खेल अब शुरू हो गया है। दल बदल के खेल में चुनावी पंडितों का समीकरण भी पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में धर्म वाले फैक्टर का असर भी समझाऊंगा। मैं आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति फैक्टर का असर भी समझाऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में वोटरों को बांटने की चाल आखिर कौन चल रहा है। इसके साथ ही मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं की राजनीति की पूरी पड़ताल भी करूंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज युवा दिवस है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को जिंदगी में कुछ कर गुजरने के गुरु मंत्र दिए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिंदगी से लेकर राजनीति तक युवा क्या सोच रहे हैं। मैं सरफराज सैफी आपको यकीन दिलाता हूं, आपकी हर दिन आवाज बुलंद करूंगा। मैं राष्ट्र की दबी आवाज को आप तक पहुंचाऊंगा। मैं राष्ट्र की हर दबी आवाज को अपनी आवाज दूंगा, राष्ट्र की आवाज बनाऊंगा। आपकी आवाज, मेरी आवाज, यही तो है मेरे मुल्क की आवाज, मेरे वतन की आवाज, मेरे हिंदुस्तान की आवाज। आज राष्ट्र की आवाज में शुरुआत उस खबर से करने जा रहा हूं जिस पर आप सबकी नजर है, सबसे ज्यादा दिलचस्पी आपकी है। मैं सरफराज सैफी आपको दिखाना चाहता हूं कि दल बदल वाली इस भगदड़ में आज कौन किस पड़ले में जा रहा है, किस पाले में गया है। जी हां, ये तस्वीरें आप देखिए कि बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए दारा सिंह चौहान, बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए रोशन लाल वर्मा, बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गई माधुरी वर्मा, बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए राकेश राठौर और समाजवादी पार्टी से बीजेपी में गए हरिओम यादव, समाजवादी पार्टी से बीजेपी में गए धर्मपाल। यानी जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो दोनों पार्टियों में चल रही है। कभी समाजवादी पार्टी से बीजेपी की तरफ जा रहा है और कोई बीजेपी की पार्टी से समाजवादी की पार्टी की तरफ जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक चलने वाला है। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में आयाराम गयाराम का सिलसिला बहुत तेजी से शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है और एक दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी कैबिनेट से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। मैं सरफराज सैफी चुनाव के ऐलान के बाद सियासी दलों में भगदड़ देखता रहा हूं। चुनावी समर में जीत पक्की करने के लिए दल बदलने का सिलसिला 1.5 दशक से ज्यादा से देख रहा हूं। सत्ताधारी दल के किले में सेंधमारी की कोशिश का गवाह भी रहा हूं। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि सेंध केवल भारतीय जनता पार्टी के किले में नहीं लगी है, समाजवादी पार्टी के किले में भी लगातार सुराख हो रहा है। मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव ने आज समधियाने का रिश्ता ताक पर रख दिया
और हरिओम यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया, यानी समधी साहब का साथ छोड़ दिया। दलबंद का यह खेल अभी और कितने गुल खिलाएगा, नजरें बनाए रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार एक के बाद एक रिश्ते बना रही है, बिगाड़ रही है, और यह सिलसिला शुरुआत हुई है और यह आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हर दिन सियासत के जितने मोहरे बदल रहे हैं, उनकी हर तस्वीर, हर खबर, हर तरीके से आप तक पहुंचाता रहूंगा। सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। 2 दिनों में योगी मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को ओबीसी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तो बुधवार को दारा सिंह चौहान ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दारा सिंह पूर्वांचल से आते हैं, मऊ की मधुबन विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने राज्यपाल को भेजी चिट्ठी में योगी सरकार पर दलितों, पिछड़ों और युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। दारा सिंह चौहान ने राज्यपाल को चिट्ठी में लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में वन, पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री के रूप में मैंने पूरे मनोयोग से अपने विभाग की बेहतरी के लिए कार्य किया, किंतु सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग, आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। चुनाव से पहले इस्तीफे का दौर कोई नया नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, उसमें बीजेपी खेमे में परेशानी दिखनी शुरू हो गई है। यही वजह है कि बीजेपी अब मनाने में जुट गई है। बीजेपी के कद्दावर नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दारा सिंह चौहान को फिर से विचार करने को कहा। उन्होंने ट्वीट किया, परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महाअनुभवों से मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। वहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान को अपनी पार्टी में वेलकम किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, सामाजिक न्याय के संघर्ष के अनवरत सेनानी दारा सिंह चौहान का एसपी में ससम्मान हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एसपी और उसके सहयोगी दल एकजुट होकर समता समानता के आंदोलन को चरम पर ले जाएंगे, भेदभाव मिटाएंगे, ये हमारा संकल्प है। सबको सम्मान, सबको स्थान, मेला होबे। मंगलवार से पहले तक बीजेपी से इक्का दुक्का नेता इस्तीफा दे रहा था, लेकिन ओबीसी के बड़े चेहरे के तौर पर माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, तो बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। स्वामी प्रसाद मौर्य की चिट्ठी का मजनून भी दारा सिंह चौहान की तरह ही है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में श्रम और सेना योजना व समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों व विचारधारा में रहकर बहुत ही मनयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान समेत कई नेता और विधायकों ने साइकिल की सवारी करने का मन बना लिया है, क्योंकि दोनों नेता अखिलेश यादव से अलग अलग मुलाकात भी कर चुके हैं। बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि चुनावी समर में झटके केवल बीजेपी को ही लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी हाल कुछ ऐसा ही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई कद्दावर नेता शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव ने भी भगवा झंडा उठा लिया है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की बेहट सीट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और एसपी के पूर्व विधायक धर्मपाल भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, विकास की रफ्तार पकड़ी है प्रदेश में। माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूती की तरफ है, विकास की तरफ है। उससे प्रभावित होकर आज हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की नीतियों से प्रभावित होकर और प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर और उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी की नीतियों से प्रभावित होकर, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी की नीतियों से प्रभावित होकर और आदरणीय अपने प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी की नीतियों से प्रभावित होकर आज मैंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन करने का काम किया। आचार संहिता लगे अभी महज 5 दिन हुए हैं और पार्टियों में भगदड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। ये हालात तब हैं जब अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। ऐसे में आने वाले वक्त में और भी नेताओं के पाला बदलने की खबर आना तय है, क्योंकि उम्मीदवारों की घोषणा के बाद नेताओं का रूठना स्वाभाविक है और रूठकर पार्टी छोड़ देना भी यूपी की सियासत के लिए कोई नई बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जी हां, मेरे हाथ में ये 2 इस्तीफे हैं। एक इस्तीफा है दारा सिंह चौहान का और दूसरा इस्तीफा है स्वामी प्रसाद मौर्य का। ये दोनों ही इस्तीफे की भाषा एक जैसी है और दोनों इस्तीफों में दलित भाई बहनों का राग अलापा गया है, पिछड़े वर्ग के लोगों का राग इसमें लिखा गया है, किसान भाइयों का जिक्र किया गया है, बेरोजगार भाई बहनों का जिक्र किया गया है, लेकिन सियासी राग के सुर और ताल बिल्कुल अलहदा हैं। ये जो 2 इस्तीफे मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 कैबिनेट मंत्रियों के, कद्दावर मंत्रियों के, दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य। जैसा मैंने जिक्र किया कि इनकी भाषा दलितों की, पिछड़े वर्ग की, किसान भाइयों की, बेरोजगारों की है, सेम भाषा है। चूंकि योगी मंत्रिमंडल के पिछले 2 दिन में जो 2 विकेट गिरे हैं, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और 24 घंटे के अंदर दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया। ये दोनों के इस्तीफे मेरे पास हैं।
और योगी मंत्रिमंडल की गुड बाय भी कह दिया। दोनों नेता पिछले वर्ग से आते हैं। ऐसे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इन दोनों नेताओं का उत्तर प्रदेश में कितना असर है। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ लेते हैं। मौर्य समाज के 6% वोट हैं, जिनमें काछी हैं, मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, सैनी हैं, शाक्य वर्ग के नेता हैं। और पिछड़े समाज में मौर्य की गहरी पैठ है और करीब 70 विधानसभा सीटों पर असर है। दारा सिंह चौहान मऊ समेत 20 जिलों में गहरा प्रभाव है। यानी चौहान समुदाय, नोनिया समुदाय, समाज के बड़े नेता जो पूर्वांचल में नोनिया समाज के अच्छे खासे वोट बैंक है, तकरीबन 30 बड़ी सीटों पर असर होता है। जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए कि दो बड़े नेताओं का असर उत्तर प्रदेश की सीटों पर होगा। यानी तकरीबन 70 विधानसभा सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य असर दिखा रहे हैं और 30% वोटों पर, यानी 30 विधानसभा सीटों पर असर है। यानी अगर देखें तो 70, 30, 100 सीटों पर इन दो मंत्रियों का असर होगा। अंदाजा लगाइए और सोचिए कि योगी कैबिनेट में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने आखिर क्यों पाला बदला है। यह एक सबसे बड़ा सवाल है और मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए यह समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से दारा सिंह चौहान ने साल 2017 में, पिछली बार मधुबन से उन्होंने सीट जीतल हासिल की थी, घोसी सीट से लड़ने की तैयारी दारा सिंह चौहान कर रहे हैं। घोसी मधुबन सीट पर बदले के समीकरण जो हैं उसकी वो सियासत यहां पर करते आएंगे। जातिगत समीकरण एसपी, एसबी, एसपी के साथ मिलकर यहां पर बड़ा फायदा उठाएंगे। यानी राजभर की पार्टी के साथ और अखिलेश यादव की पार्टी के साथ मिलकर दारा सिंह चौहान इस पूरे इलाकों में जो मैंने आपको दिखाया था उसका असर यहां पर दिखता नजर आएगा। जरा सोचिए और समझिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं और ये बदलाव कितने कारगर साबित होंगे। कुछ वक्त में तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश के चुनाव के धर्म के फैक्टर की भी। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि मुस्लिम वोट बैंक उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर है। यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो संग्राम इस वक्त चल रहा है, 80 बनाम 20% वाली हुंकार के मायने क्या है, यह मैं आपको समझाऊंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 80 बनाम 20% वाले फार्मूलों का जो बयान उन्होंने दिया है, तो अखिलेश यादव ने इस फार्मूले का हिसाब अपने से बखान कर दिया है। जरा सोचिए कि 80 बनाम 20% वाले इस बयान से, यानी जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया, जो बयान अखिलेश यादव ने दिया, उस बयान से अपने अपने सियासी नफे नुकसान की कवायद उत्तर प्रदेश के वोटर, उत्तर प्रदेश के सियासतदान लगाने में लग गए। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बनकर के आएगी। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है।
तो आपने सुना अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ साहब अपने अपने तरीके से गुड़ा भाग में जुड़ गए हैं और जनता, वोटर बहुत जागरूक हैं। आइए दोनों ही सीटों पर जानते हैं कि नए समीकरण कैसे बन रहे हैं, दारा सिंह के लिए फायदेमंद कैसे साबित होंगे। मधुबन विधानसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर करीब 22,000 मुस्लिम वोटर हैं। घोसी सीट पर मुस्लिम वोटों की तादाद तकरीबन 60,000 के करीब है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए। दारा सिंह को घोसी सीट पर पाला बदलने से फायदा होना तय है और इसी तरीके से मैं मधुबन सीट का अगर मैं जिक्र करूं तो दलित भाई बहनों जो वोटर हैं हमारे, उनकी तादाद 70,000 के करीब है। सोचिए और अंदाजा लगाइए कि घोसी विधानसभा सीट पर दलित भाई बहन की 40,000 वोटर हैं, मधुबन सीट पर यादव वोटर 60,000 हैं, घोसी सीट पर यादव वोट 40,000 हैं, तो वहीं चौहान वोट मधुबन में 25,000 हैं और घोसी में 35,000 चौहान वोटर हैं। राजभर वोटर मधुबन में 25,000 हैं, तो वहीं घोसी में 45,000 हैं। इस तरीके से ब्राह्मण समुदाय, भूमिया समुदाय, राजपूत समुदाय, वैश्य वोटरों का जो हिसाब लगाकर दारा सिंह ने अपनी सीट बदलने का फैसला किया है। अगर मैं चुनावी पंडितों की बात करूं, या जितना मुझे चुनाव कवर करने का तरीका याद है, जानता हूं, तो इस जीत को पक्की तय करने के लिए उन्होंने पार्टी बदल डाली। यानी उन्होंने कोशिश की कि अगर इस सीटों पर मैं आ जाता हूं तो जीत दर्ज हो जाएगी। यानी जो चुनाव के नफे नुकसान हैं, वो हर पार्टी के नेता हर तरीके से गुणा गणित में लग गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो उत्तर प्रदेश की सियासत को और गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश हो रही है और कुछ पार्टियां मुस्लिम भाई बहनों को अपना मोहरा बना रही हैं। कुछ पार्टियां मुसलमानों को अपना ढाल बना रही हैं। कुछ मुस्लिम भाई बहनों को नजरअंदाज करके नई राजनीति का गढ़ भी बना रही हैं। मैं सरफराज सैफी मुस्लिम वोट बैंक की सियासत को कई सालों से करीबता समझता आ रहा हूं। मुस्लिम नेताओं की राजनीति को भी बेहद करीब से देखता आ रहा हूं और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मुस्लिम वोटरों को भड़काने और रिझाने की इस खींचतान में मुस्लिम समुदाय का काफी ज्यादा सालों से नुकसान हुआ है। मैं सरफराज सैफी पहले चरण के दंगल में मुस्लिम फैक्टर का आज पोस्टमार्टम करने की कोशिश कर रहा हूं। 58 सीटों में मुसलमानों के कितने मुद्दे हावी रहेंगे, यह भी मैं आज आपको बताऊंगा। पहले चरण में मुस्लिम के सबसे बड़े गढ़ यानी सहारनपुर की देवबंद सीट भी है, जिस पर पिछली बार बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की थी। वहीं 5 सालों में मुस्लिम वोटरों का मिजाज कितना बदला है, यह भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और यह बताने की कोशिश करूंगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है, जो मुस्लिम भाई बहन है, जो वोटर है, वो किस तरीके से सोचते हैं। वो कहना भी थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि सियासत की नब्ज को जाटलैंड की तरह वो बहुत करीब से समझ रहे हैं। और देखिए आप,
उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लिहाजा सत्ता का समीकरण साधने के लिए सियासी दल अपना अपना फॉर्मूला लागू करने में जुट गए हैं। ऐसे में सूबे के तकरीबन 5 करोड़ मुस्लिम मतदाता फिर राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। पहले चरण में यूपी की जिन 58 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें मुस्लिम आबादी के लिहाज से सबसे अहम सहारनपुर की देवबंद सीट भी शामिल है। पिछली बार देवबंद सीट पर बीजेपी ने परचम लहराकर सियासी समीकरण को हिलाकर रख दिया था। 2017 के चुनावों में बीजेपी के ब्रजेश सिंह ने तकरीबन 30,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। ब्रजेश सिंह ने उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने माविया अली को हराया था। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, लेकिन देवबंद सीट पर बीजेपी का जीतना काफी हैरान कर गया। देवबंद पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों का गढ़ माना जाता है और यहाँ की कुल आबादी में करीब 40% मुसलमान हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने जीत हासिल कर विरोधियों का गणित बिगाड़ दिया था। मुस्लिमों के गढ़ में बीजेपी की जीत पर कई सवाल भी उठे थे, लेकिन देवबंद में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 1996 में भी बीजेपी ने देवबंद सीट जीती थी। वैसे पूरे यूपी की बात करें तो 144 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का वोट काफी अहम माना जाता है। इनमें से 74 विधानसभा क्षेत्रों में तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30% से ज्यादा की है, जबकि 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के तौर पर मुसलमानों की संख्या 20 से 25% के बीच है। मतलब साफ है कि कुल 403 सीटों में से 144 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। इनमें से ज्यादातर सीटों पर पहले चरण में ही वोटिंग होनी है। मुसलमानों की जहाँ तक बात है, मुसलमानों को वोट करना चाहिए विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर और रोजगार के नाम पर। और मुसलमानों को ही क्यों, हम सभी लोगों को, हम सभी भारतवासियों को इन सभी मुद्दों पर वोट करना चाहिए जो सीधा का सीधा आम जनमानस से जुड़े हुए हैं। हम शिक्षा की बात नहीं करते, हम रोजगार की बात नहीं करते, हम विकास की बात नहीं करते। अल्टीमेटली एट द डे ऑफ वोटिंग हम लोग चले जाते हैं हिंदू मुस्लिम की परिपाटी पे। मुद्दे आते हैं जाते हैं, लेकिन उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। 3 तलाक के मुद्दे पर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। 5 सालों में गंगा में बहुत पानी बह चुका है। इन 5 सालों में मुस्लिम समुदाय को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले बहुत से मुद्दे आए, लेकिन तलाक, CAA और NCR के खिलाफ हल्ला बोल समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मुस्लिमों पर गहरा असर डाला। अब एक बार फिर चुनावों के दिन आ गए हैं, तो मुस्लिम समीकरण को समझना वक्त की दरकार बनती जा रही है। जो बुनियादी सहूलतें होना चाहिए एक आम नागरिक की हैसियत से हर एक शख्स को, यानी स्वास्थ्य की ज़रूरतें हैं वो पूरी होना चाहिए, सड़क है वो पूरी होना चाहिए, गली खड़ंजे हैं, अमन शांति है, सौहार्द है, ये तमाम चीज़ें हर एक नागरिक को चाहिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरकार की योजना है वो खाली एक समुदाय के लिए तो होती नहीं, वो सभी को फ़ायदा होता है। 3 तलाक के अंदर भी मेरे हिसाब से बहुत सही फैसला हुआ है मोदी जी का, उसमें हर मुस्लिम औरतों को उसका फ़ायदा मिला है। दूसरी बात, जितनी भी योजनाएं आ रही है, स्कॉलरशिप की आ रही है या राशन का मामला आ रहा है या मकान आवंटन का मामला आ रहा है, उसके अंदर मुस्लिम समाज को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़। यूपी की आबादी का गणित कहता है कि हर 5वां शख्स मुस्लिम समुदाय से है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में केवल 24 मुस्लिम विधायक ही चुने गए थे, यानी कि विधानसभा में मुस्लिमों की कुल हिस्सेदारी महज 6.2% ही रही है। यानी कि आबादी में हिस्सेदारी का समीकरण विधानसभा में बरकरार नहीं रह पाया। मुसलमानों की सियासत समझने के लिए उनके मुद्दे समझना भी बेहद जरूरी है। मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने के लिए सियासी दल लुभावना ऑफर दे रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी का मुसलमान पहले से बहुत बदल गया है। यूपी बदल रहा है तो मुसलमानों की सियासत के मुद्दे भी बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर चुनाव में मुस्लिम वर्ग की राजनीतिक पसंद के बारे में चर्चा होती है और ऐसा कहा जाता है कि ये वर्ग अपनी बड़ी जनसंख्या की वजह से जिस राजनीतिक दल को समर्थन देगा उसके पक्ष में चुनाव के परिणाम जा सकते हैं। इस बार विधानसभा के चुनाव के
पहले भी इसी तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार मुस्लिम वर्ग एक मुश्त वोट देने के बजाय उन सभी विषयों पर भी गौर जरूर करेगा जो पिछले 5 सालों के दौरान उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ की वजह से भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव हो रहे हैं। वोटों की ख्वाहिश में हर तबके को लुभाने की कोशिश हो रही है। इस लिस्ट में यूपी के भाईजान भी शामिल हैं। मुस्लिमों के भारी भरकम वोट बैंक को देखते हुए हर सियासी दल अपने अपने तरीके से मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। आपको धोखा दिया गया, आपको हर चुनाव में आकर कहा गया कि जिंदगी और मौत की बात है, सेकुलरिज्म का मामला है, मुसलमानों एक होकर कभी समाजवादी को दे दो, कभी बीएसपी को दे दो। मुसलमानों इस चुनाव में तुमको एक होना है अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी युद्ध के बीच मुस्लिमों पर सियासत गरमा रही है। नई विधानसभा में किसकी ताकत बढ़ेगी और किसकी ताकत घटेगी, ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार नई सरकार बनाने में यूपी के भाईजानों की भूमिका बहुत अहम होने जा रही है। मुस्लिम मतदाता किसका साथ देंगे, आज की तारीख में यूपी की सियासत का ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब वक्त के अलावा किसी के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव संग्राम छिड़ चुका है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों पर भी सबकी नजरें हैं। उनके मुद्दों को जानना भी बेहद जरूरी हो गया है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि मौजूदा वक्त में मुस्लिम किन मुद्दों पर लगातार कोशिश कर रहे हैं। समाज में समाधान, व्यवहार हो, यह इनकी मांग है। जीवन स्तर में सुधार हो, जो जमीनी स्तर है। इसके अलावा सियासत में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी हो, जो नहीं हो रही है। अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर मौके मिलने चाहिए, जो अभी तक इनको नहीं मिल पा रहे हैं। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाकों के। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमोवेश यही हाल दलितों का है और पिछड़े वर्ग का है, जिसका जिक्र दो कैबिनेट मिनिस्टर कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम वोटों पर हर सियासी दल की नजर रहती है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर इतने अहम क्यों हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मुस्लिम वोटर हैं, यह जानकारी सुनिए। 2011 की जनगणना कराई गई थी, उसके मुताबिक 3,84,83,967 मुस्लिम मतदाता हैं उत्तर प्रदेश में। अब मुस्लिमों की जो संख्या है वो बढ़कर 5 करोड़ के आसपास हो गई है, यह अनुमान है। देवबंद, बरेली, रामपुर, संभल जैसे तमाम इलाके मुस्लिमों के बड़े सेंटर माने जाते हैं। यानी जैसे मैंने जिक्र किया, इसके अलावा चाहे मेरठ हो, मुरादाबाद हो, अलीगढ़ हो या दूसरे आसपास के इलाके हो, उनमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में मुस्लिम वोटों का पैटर्न वक्त वक्त पर बदलता रहा है। यह भी मैं आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूं कि पिछले 15 सालों में मुस्लिम वोटर कब किसके इशारे पर गए हैं। यानी 2007 के विधानसभा की बात करूं तो बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी के साथ थे मुस्लिम वोटर और उनकी सरकार बनाई थी। 2009 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा समर्थन दिया था। इसके अलावा साल 2012 की अगर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जो मुस्लिम वोटर थे उन्होंने साथ दिया था और वो पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। साल 2017 में बीजेपी को भी कुछ इलाकों में मुस्लिम जो इलाके वोटर हैं उन्होंने वोट मिले थे। यानी बीजेपी को भी बड़ी तादाद में वोट दिए हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भी कुछ मुस्लिम इलाकों से वोट मिले हैं और मुझे याद है कि बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसमें तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो आप सोचिए कि मुस्लिम समुदाय भी हर कहीं बटा हुआ है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में मुस्लिम मतदाता होते हैं उन इलाकों में अगर वोट पड़ जाता है तो सरकार उसकी बन जाती है। यह पश्चिम उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है जो मैंने आपको समझाया। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि आज नेशनल यूथ डे है, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा दिवस के खास मौके पर मैं आपको बताता हूं कि आज के दौर में युवाओं के मुद्दे और जिम्मेदारी क्या क्या है। युवाओं के लिए बेहतर रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। जी हां, सबसे बड़ा मुद्दा है और पीएम मोदी का मंत्र आप पढ़िए, लिखिए और नाम कमाइए। युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है अच्छी और सस्ती एजुकेशन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है कि युवा देश को सही दिशा में आगे बढ़ाकर जुट जाए, क्योंकि देश का युवा इस देश को आगे बढ़ा सकता है, किसी भी संस्थान को आगे बढ़ा सकता है। युवाओं के लिए हर तरीके से, चाहे एजुकेशन की बात करें, लोन की बात करें, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि विदेशों में भारत की छवि मजबूत करने के लिए स्किल्ड युवाओं की बड़ी जरूरत होती है और युवाओं के लिए जमीनी स्तर पर सुधार सबसे बड़ा मुद्दा है। और युवाओं को मौका मिलना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है। क्योंकि युवा देश है, नए तरीके से सोचता है, आगे बढ़ने की प्लानिंग करता है। क्योंकि युवा खुद आगे बढ़ता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाता है, देश को आगे बढ़ाता है, बशर्ते उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। और वक्त वक्त पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की नसीहत देश को देते रहे हैं और युवा वर्ग देश के प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर हर जगह आगे बढ़ रहा है। देश आज युवा दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को जिंदगी में कामयाबी का एक मूल मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद जी के मंत्र युवाओं को याद दिलाए हैं। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सच कहा है कि भारत का जन भी युवा है, भारत का मन भी युवा है। मैं सरफराज सैफी युवा दिवस के खास मौके पर आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में युवाओं की भागीदारी कितनी है और दुनिया में सबसे ज्यादा युवा देश होने के बावजूद हमारे भाई बहन राजनीति में क्यों नहीं आते। सियासी पार्टियों से एक बड़ा सवाल है और मेरे देश के युवा भाई बहन को राजनीति में सही मौके क्यों नहीं देते, युवाओं को राजनीति में आगे क्यों नहीं बढ़ाते। अगर किसी के अंदर काबिलियत है तो ये पार्टियां और ये संस्थान यूथ को आगे क्यों नहीं बढ़ाता। जब यूथ आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ती है, कंपनी आगे बढ़ती है, संस्थान आगे बढ़ता है और उससे हर किसी का फायदा होता है। आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वस्त की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है
भारत अपने सपनों से भी युवा है। भारत अपने चिंतन से भी युवा है। भारत अपनी चेतना से भी युवा है। देश आज युवा दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को बधाई दी और कहा कि दुनिया भर के लोग भारत को एक आशा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि देश के युवाओं में असीम क्षमता है। युवाओं में वो क्षमता होती है, वो सामर्थ्य होता है कि वो पुरानी रूढ़ियों का बोझ लेकर नहीं चलता, वो उन्हें झटकना जानता है। यही युवा खुद को, समाज को नई चुनौतियां, नई डिमांड के हिसाब से इवॉल्व कर सकता है, नए सृजन कर सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है। हमारा पड़ोसी मुल्क चीन भी हमसे काफी पीछे है। सबसे ज्यादा युवा होने के बावजूद हमारे संसद में युवाओं की संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमारे सांसदों की औसत उम्र 54 साल से ज्यादा है। चुनाव में 18 से 29 साल के वोटर 25.37% हैं। यानी वे चाहें तो हमारे पसंद का युवा नेता चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि संसद में महज 12% युवा सांसद हैं, जो दुनिया में सबसे कम है। मध्य प्रदेश में युवा वोटर 29.83% हैं, लेकिन 40 साल से कम उम्र के महज 2 सांसद ही चुने गए। राजस्थान में युवा वोटर 30.19% हैं और 40 साल से कम उम्र के 1 सांसद चुने गए। गुजरात में 24.53% युवा वोटर हैं और सांसद चुने गए महज 1। बिहार में युवा वोटर की संख्या 24.61% है और 40 साल से कम उम्र के 5 सांसद चुने गए। उत्तर प्रदेश में युवा वोटर की संख्या 26.56% है और 40 साल से कम उम्र के 3 सांसद चुने गए। वहीं झारखंड में 27.42% युवा वोटर हैं, 40 साल से कम उम्र के 2 सांसद चुने गए। केरल में 20.16% युवा वोटर हैं और 40 साल से कम उम्र के 2 सांसद चुने गए। दमन और दीव में युवा वोटर सबसे ज्यादा 43.84% हैं, लेकिन यहाँ से एक भी युवा सांसद नहीं है। 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद हैं चंद्रमणि मुर्मू, जिनकी उम्र चुनाव के वक्त 25 साल 11 महीने थी। वे बीजू जनता दल से ओडिशा के कोछर से चुनकर लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचे थे। वहीं बीजेपी के तेजस्वी सूर्य 28 साल में सांसद चुने गए। 2019 के लोकसभा में जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि युवा देश होने के बावजूद संसद में बुजुर्गों का दमखम ज्यादा है। 40 साल से कम उम्र के 12% सांसद, 41 से 55 साल के बीच 41% सांसद, 56 से 70 साल के बीच 42% सांसद और 70 साल से ज्यादा 6% सांसद हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के 2020 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में 25 करोड़ से ज्यादा युवा हैं, जबकि चीन में हमारे देश से 8 करोड़ कम युवा हैं। चीन की आबादी 144 करोड़ है, जबकि वहां पर 17 करोड़ युवा हैं। इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ है और वहां पर 4.5 करोड़ युवा हैं। अमेरिका में 33 करोड़ में से महज 4.4 करोड़ युवा हैं। वहीं भारत की आबादी 138 करोड़ है, जबकि युवाओं की संख्या 25 करोड़ है। युवावादी वाला देश होने की वजह से भारत दूसरे क्षेत्र में मसलन आर्थिक और ब्रेन पावर में पूरा दमखम दिखा रहा है। राष्ट्रीय आय में 29 साल तक के युवाओं की हिस्सेदारी 34% से ज्यादा है, लेकिन जब बात नेतागिरी की आती है तो यहाँ पर युवा फिसड्डी हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि युवा सियासत में जाना पसंद नहीं करते क्या, या फिर पार्टियां युवाओं को ज्यादा तरजीह नहीं देती।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हां, मेरा देश युवाओं का देश है। इसका मतलब यह है कि जितने युवा मेरे हिंदुस्तान में हैं, इतने किसी दूसरे देश में युवा नहीं है। मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि भारत की आबादी करीब 137 करोड़ के आसपास है। इस वक्त 0 से 17 साल के बीच करीब 40 करोड़ बच्चे हैं। 11 करोड़ लोगों की उम्र 18 से 24 साल के बीच है। सोचिए, यानी 18 से 24 साल के बीच 11 करोड़ जनता है, यूथ है, युवा है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो तकरीबन 18 से 35 साल के बीच की संख्या 28 करोड़ है हमारे देश में, हिंदुस्तान में, मेरे मुल्क में, आपके मुल्क में। 24 से 44 साल की उम्र तकरीबन 30 करोड़ लोग हैं इस देश में। जरा सोचिए कि भारत में कितने युवा हैं और इस बात से अंदाजा लगाइए आप कि कितने तरीके से जो मेरा देश है वो कितना युवा है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को आगे आने की नसीहत देते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं और उनको लगातार गुरु मंत्र देते हैं। आज युवा दिवस है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ज्यादातर दलों के युवा चेहरे मैदान में हैं। मैं आपको सियासी दलों के अहम युवा चेहरों के क्या जिम्मेदारी है यह भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जरा सोचिए, जरा देखिए, पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, यूपी में महासचिव पद की उनके ऊपर जिम्मेदारी है, बड़े नेता हैं। संदीप सिंह अलीगढ़ सीट की अतरौली से बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते हैं। अदिति सिंह हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं। वो साल 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी, विदेश से पढ़कर अपने देश आई हैं और राजनीति में सक्रिय हैं। उधर दीपक सिंह कांग्रेस के एमएलसी हैं, पार्टी का युवा चेहरा है, युवाओं में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। पाखुंडी पाठक समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गई हैं। वो नोएडा से कांग्रेस के टिकट पर पूरा जोर लगा रही हैं। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, 16वीं लोकसभा में सांसद भी रहे हैं, युवाओं के मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं और सियासत में बड़े मजे हुए खिलाड़ी बन गए हैं। अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी 16वीं लोकसभा में फिरोजाबाद से, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहां से वो सांसद है। पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे हैं और युवा मतदाताओं के बीच उनकी अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे अनगिनत चेहरे उत्तर प्रदेश में और देश में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सीटों पर भागीदारी कर रहे हैं और हर स्टेट की मैं जिक्र करना चाहूंगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या फिर देश के दूसरे राज्य हो, चाहे बिहार का जिक्र करें, वहां भी यूथ है। और इस तरीके से एक के बाद एक इस देश में युवाओं ने एक अच्छी खासी पकड़ बढ़ा ली है, चूंकि उनकी कनेक्टिविटी काफी ज्यादा खास होती है और इसीलिए हर देश का युवा चाहता है कि वो आगे बढ़े। युवाओं को मौका मिल रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूथ को, युवा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने कैबिनेट में भी सबसे युवा मंत्री का दर्जा अनुराग ठाकुर को दिया है।
ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिनको लोकसभा में बैठे हुए हैं, विधानसभा में उनको टिकट मिला है, कई बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो ये देश युवाओं का देश है और युवा जिस तरीके से इस देश को आगे ले जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की कोशिश है कि और उनको मौका मिले और देश को आगे बढ़ाएं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन जाते जाते आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, आप अपना ख्याल कीजिए, अपने परिवार वालों का ख्याल कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोविड नियमों का पालन कीजिए। जान है तो जहान है। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।